इनका कंपैरिजन जो दूसरे चाय वाले साहब हैं उनसे किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में है ये, वो बीजेपी में है, वो भी गुजराती हैं, ये भी गुजराती हैं। इनकी भी इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी चाय वाले जैसा ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड है। मैं बात कर रहा हूं सैम पित्रोदा की, जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरमैन हैं और पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं। पित्रोदा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 4 मई को आपका बर्थडे था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक डिस्क्लोजर पहले दे दीजिए, आप इंडियन हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं या अक्षय कुमार कैटेगरी के हैं? हम इंडियन सिटीज़न हैं, हम एनआरआई भी हैं। हमारा जन्म हुआ था उड़ीसा में इन 1942, सो हम 77 साल के हैं, 78वां चल रहा है। आप नेचुरलाइज्ड अमेरिकन सिटीज़न थे जिसको आपने छोड़ दिया? मैं अमेरिकन सिटीज़न था इन 60s एंड 70s, लेकिन जब राजीव गांधी के साथ काम शुरू किया तब हमें ऐसा लगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में फॉरेन सिटीज़न होकर काम नहीं कर सकते। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बताया था। हमने खुद सोचा कि ज़रूरी है कि हमारी नागरिकता बदली जाए, तो हमने हमारी नागरिकता तब 87 में बदल दी, 86 में, टू इंडियन, एंड आई एम प्राउड इंडियन सिटीज़न। इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा क्लैरिफाई कर दें, वरना कोई कह देगा कि मैं विदेशी को इंटरव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा रंग देख लीजिए, हमारा जेनेटिक्स मेकअप देख लीजिए। एग्जैक्टली। न कोई भी पासपोर्ट हो, दिल से तो हिंदुस्तानी रहेंगे। तो अब आप तो इलेक्शन कैंपेन में लगे रहे, काफ़ी घूम चुके, अभी भी बड़ी भारी डिबेट है। जाहिर है कि आप तो अपनी पार्टी ही की बात कहेंगे, लेकिन एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अगर हम करना चाहें आपसे, तो ये बताइए कि देश में नैरेटिव क्या चल रहा है, क्योंकि इन दिनों आवाज़ अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है फिर से कि ओवरआर्चिंग थीम तो मोदी जी हैं, कि मोदी जी के अलावा कौन, मोदी फैक्टर है, मोदी के सामने कौन। देखिए, पहले हम सबको समझना है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। आप एक आदमी को वोट नहीं देते हैं। अगर भूल से भी आपने एक आदमी को वोट दे दिया तो वो बन जाएगा डिक्टेटर। हमारी सिस्टम पार्लियामेंट्री है। हमें सोचना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे वो लीडर सिलेक्ट करेंगे, दैट्स वन। आखिरी 5 साल में ऐसा माहौल बनाया गया है देश में कि मोदी और हु एल्स। आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि ये देश में इतने सारे लोग हैं कि मोदी के मुकाबले कोई लोग नहीं मिलेंगे आपको। मोदी तो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ये देश में। एक मोदी क्या, 1000 मोदी से बेहतर लोग निकल सकते हैं। तो ये सब झूठ कहा जा रहा है लोगों से। You have a logic and it is a theoretical position. Has the opposition and the Congress party been able to communicate this effectively? Because perceptibly speaking, it seems that Mr. Modi has been able to sell this election as a quasi-presidential election. देखिए, there are several things here. One is, जितने पैसे ये सरकार एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मीडिया में लगाती है, पब्लिक के पैसे हैं, वो कोई सरकार ने अभी तक नहीं लगाया। ये गरीबों के पैसे अपने प्रमोशन में डालते हैं। सभी करते हैं, स्केल बड़ा है। स्केल बहुत बड़ा है, लेजिट है। हाँ, नहीं लेजिट है, लेकिन उसका मॉरली लेजिट नहीं है। सी, देयर इज लेजिटिमेसी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड देयर इज मॉरल लेजिटिमेसी। हम तो कह रहे हैं कि डजंट मैटर लॉ क्या है, आपको सोचना है कि एज ए लीडर ऑफ ए नेशन, आर यू रियली सेलिंग योर प्रोग्राम्स और सेलिंग योर सेल्फ। हमने भी काम किया 35 साल ये देश में। हमने ये एक पैसा नहीं लगाया कि हमने टेलीकॉम में काम किया, टेक्नोलॉजी मिशन में काम किया, नॉलेज कमीशन में काम किया। ओके, हम भी लगा सकते थे, हम मूर्ख नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि ये मॉरली राइट नहीं है। हमारा काम है काम करना, हमारा काम झूठ बोल के हमको प्रमोट करने का नहीं है। तो जो चीजें चल रही है अभी, एक तो जो 5 साल में सरकार ने काम किया,
उससे डेमोक्रेसी को नुकसान हुआ है, फ्रीडम को नुकसान हुआ है। और हम तो 42 में जन्मे थे, हमारे विचार गांधीयन विचार हैं। हम शायद लगते हैं मॉडर्न, लेकिन हमारा दिल, मन, विचारधारा बिल्कुल गांधीयन है। हम मानते हैं ट्रूथ में, ट्रस्ट, लव, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम। ये सब चीज हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। और मैं देख रहा हूं कि 5 साल के बाद ये सरकार ने हर एक शब्द पे अटैक किया है। डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है, फ्रीडम कर दी गई है, झूठ बोल रहे हैं, विंडिक्टिव हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते, प्रेम की वजह हेट फैलाते हैं। सो हमें देश के बारे में बहुत दुख होता है कि जो फंडामेंटल्स थे वो ये सरकार ने बदल दिए। दूसरी चीज, एक मिनट, कि ये सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, इसीलिए आपको अटैक के बारे में बात करनी पड़ती है, इसीलिए आपको लोगों को डराना है कि पाकिस्तान में ये हुआ, बॉर्डर पे वो हुआ। ओके, आप पहले सोचिए, आप जब सरकार में आए तो आपने लोगों को प्रॉमिस की थी। पहली प्रॉमिस 10 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। आपने क्या किया? 0 जॉब क्रिएट किए, नेगेटिव जॉब किए आपने बड़े ड्रम पीट के बताया था कि 100 स्मार्ट सिटीज करेंगे। अरे भी एक तो स्मार्ट सिटी आप करते, एक भी नहीं किया। आपने बताया था कि फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी 5 साल में, कुछ डबल नहीं हुई, कम हो गई। तो हम आपको ऐसी 10 चीजें बता सकते हैं कि जिसमें हर एक चीज में आपने लोगों को प्रॉमिस की थी बड़ी बड़ी, आप लोगों से झूठ बोले, आपने कुछ किया नहीं। अब उसका तो जवाब दीजिए। पहले आपने कहा था सब ब्लैक मनी वापस ले आएंगे देश में, क्या वापस आए बताइए हमको। और जब हम पूछते हैं तो सरकार कहते हैं आप देशद्रोही हैं। अरे कमाल की बात है, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले कि हम देशद्रोही हैं? आप अपना तो सर देखिए मिरर में, पीछे हमें कहिए। तो हम हिम्मत से बोलते हैं क्योंकि गांधी जी ने बताया कि सच पे जोर देना, सत्य विल ऑलवेज विन, एंड यू ऑल्सो नीड करेज। अगर आपके पास करेज नहीं है तो पब्लिक लाइफ में मत आइए। हम करेज के साथ कह रहे हैं कि हम आपको सब हमको हक है आपको पूछने का। आप नहीं जवाब देंगे तो हम और पूछेंगे। आप कुछ भी कहिए। आप तो क्या करते हैं कि ट्रोल को लगा देते हैं हमारे पीछे, 50 लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो सब पेड हैं मोदी सरकार के। पता नहीं आ जाए हमारे सामने। हम तो कह रहे हैं मोदी सरकार को नहीं, मोदी साहब को कहते हैं कि अगर आपको राहुल गांधी से डिबेट नहीं करना है तो हम समझते हैं, हमसे कर लीजिए। आइए कभी भी बोलिए, सैम पिट्रोडा आइए हमारा डिबेट करेंगे। हम दोनों गुजराती हैं, दोनों गांधी के स्टेट से आ रहे हैं। तो अगर आपको राहुल गांधी से लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं, हम गुजराती में डिबेट कर लेते हैं। आप आइए, आपको इंग्लिश में तकलीफ है तो ठीक है, गुजराती में बोल देंगे, लेकिन डिबेट तो करिए। हमारा आंख के सामने देख के बोलिए। और आप नहीं बोल सकेंगे, हमारी आंख के सामने आप नहीं बोल सकेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि आपके पास एक स्टोरी है, आपके पास एक क्रिटिक है, और अभी वोट का वक्त है। आप अपनी बात वोटर को कहेंगे, वो अपनी बात वोटर को कहेंगे। आपकी बात कितने एक्सेसिबल ढंग से, कितने आर्टिकुलेट ढंग से आप बोल पाए हैं? क्योंकि जो माहौल बना हुआ है उसमें लग रहा है कि आपके पास स्टोरी है भी तो आप ठीक से आप सेल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को कैसे ब्लेम करूं? ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, द फैक्ट्स आर लाइज सेल ऑलवेज, ऑल ओवर द वर्ल्ड। गॉसिप्स ट्रैवल फास्टर देन फैक्ट्स। एक बात ये। दूसरा कि मैं उनके जितने पैसे नहीं खर्च सकता। मुझे Are you conceding that he is having advantage here? Absolutely unfair advantage, not advantage, because he is spending public money. Facebook ले लीजिए,
फेसबुक के आप 20 करोड़ रुपया लगाते हैं, हम तो 20 लाख भी नहीं लगा सकते। अग्रीड सर, ये आपका जजमेंट मैं समझ गया, लेकिन आप अपने वोटर तक अगर पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर इस लड़ाई में खेल क्यों रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। देश की जनता जब वोट देने जाएगी और जा रही है, तब समझ रही है कि मोदी जी ने झूठ बोला, मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, और जब वोट देते हैं तब वो सोच समझ के देते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि जो आप टेलीविजन पे देख रहे हैं, बिग मीडिया पे जो आ रहा है वो सत्य है, पब्लिक की ओपिनियन की वजह से। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि पब्लिक को ये समझ में बात आ रही है? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कन्विंस करें। आप इतना घूमे हैं, इतने लोगों से मिले हैं, पब्लिक एक्चुअली क्या सोच रही है? पब्लिक सोच रही है, गांव-गांव में हम बहुत जगह गए, फार्मर से मिले, स्टूडेंट से मिले। फार्मर कहता है कि देखिए, हमें बताया गया था कि हमारी इनकम डबल हो जाएगी, कुछ नहीं, हम तो मर गए, हमें परेशान कर दिया, हमारे पास कुछ रहा नहीं, हम तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, तो मोदी ने हमें लूट लिया। आप जाइए स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के पास, वो बोलते हैं साहब डिमोनेटाइजेशन ने हमको उखेड़ दिया, जीएसटी ने परेशान कर दिया है, हमारे धंधे बंद हो रहे हैं, इकोनॉमी इतनी खराब है कि लोग आते नहीं खरीदी करने। आप जाइए स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट कहता है हमारी स्कॉलरशिप बंद हो गई, गवर्नमेंट 4.7% ऑफ जीडीपी जो एजुकेशन पे खर्च कर रही थी वो हो गया 3.5%, हम भी डूबे पड़े हैं। तो एक एक वोटर बैंक पे आप जाते हैं तो आखिरी आपको पता चलता है कि उनको कहां हर्ट हो रहा है, उस हर्ट की वजह से वोट करेंगे। अगर मोदी ने जॉब्स क्रिएट किए होते जवानों के लिए तो शायद उनकी बात आगे पहुंचती। अगर उन्होंने जीएसटी पर बराबर इंप्लीमेंट किया होता तो वो बात आगे बढ़ती। तो अग्रीड, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन और खास करके कांग्रेस पार्टी ये क्या ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि काउंटर नैरेटिव में हम ये सुन रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव है मोदी जी को हटाना, लेकिन पब्लिक कहती है कि मेरे लिए तुम क्या करोगे, मुझे ये बताओ, मुझे मेरा और मेरे देश का फ्यूचर देखिए मैं तो डिसाइड करना है। बिल्कुल तो सीधा आप क्या सेल कर रहे हैं? बिल्कुल, हम कोई सेल नहीं कर रहे, ये मार्केटिंग टास्क नहीं है। ऐसा मत समझिए कि आई एम नॉट ट्रिविलाइजिंग इट, आई एम आस्किंग कि व्हाट इज योर काउंटर नैरेटिव? मैं बताऊं आपको, हमारा नैरेटिव ये है कि आपको ऐसे देश में रहना है जहां डेमोक्रेसी फ्लरिश हो, जहां झूठ न बोला जाए, जहां आपकी फ्रीडम न छीन ली जाए, जहां प्रेम से हम सब रह सकें, जहां आपको नहीं पूछे कोई कि आप क्या खाते हैं, आपका धर्म क्या है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे के दिन फ्लावर देते हैं कि नहीं देते हैं, आपको कोई पीटेगा नहीं। तो पहले ये समझिए कि बड़ा आइडिया जो है कि आपको कैसे देश में रहना है, कैसा देश बनाना है। एक दूसरा, हमारी सरकार आई तो न ओनली वी विल फोकस ऑन डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, लव, ट्रूथ, inclusion, diversity and all that, but we will also create 100 million jobs. We know how to do it. हमने ही जॉब क्रिएट किए टेलीकॉम में, आईटी में, ग्रीन रेवोल्यूशन में, व्हाइट रेवोल्यूशन में। अग्रीड, लोगों ने कुछ नहीं किया। क्रिटिसिज्म ये है कि जॉब क्रिएशन की पॉलिसी सुनना चाहते हैं लोग, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम पॉपुलिज्म करेंगे और न्याय में हम इतना ज़्यादा पैसा दे देंगे। वो पैसा लाएंगे कहाँ से, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये गवर्नेंस का कोर नहीं हो सकता, ये तो सब्स्टिट्यूट है। देखिए, गवर्नेंस का कोर है ग्रोथ, गवर्नेंस का कोर है वेल्थ क्रिएशन, गवर्नेंस का कोर है जॉब क्रिएशन, गवर्नेंस का कोर है सिक्योरिटी। बट एट द सेम टाइम, because you are today a $3 trillion economy, if you grow at 8%, you will become a $4.5 trillion economy. You have a moral responsibility to take care of your poor. You have 50 million poor families in the country who can't live comfortably, respectfully. So we are going to provide them $1,000 a year
which is $50 billion a year over a period of time once we begin to implement the entire program. By then, our economy would be 4.5 trillion. ये तो almost 1% हुआ. 1% तो you can find it from productivity. क्या कंप्लेन कर रहे हैं आप? अगर देश पहले जैसा पुअर होता तो आप कहते हैं कि बड़ा बोझ है जो मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि मान लीजिए कि अच्छा आइडिया है, एक ग्रुप है जो मानता है अच्छा आइडिया है, तो ये बात आप कितने लोगों तक पहुंचा पाएं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका जो आइटम नंबर 1 है वो यही है, और क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि आपकी बातों के बारे में लोगों को अवेयरनेस कितनी है। अच्छा देखिए, पहले तो क्रिटिसिज्म कहाँ से आता है? पढ़े लिखे लोगों से। गरीबों से क्रिटिसिज्म नहीं आता। आप बात करिए गरीबों से, वो बताएंगे। मालूम है, उनको बिल्कुल मालूम है, सब जानते हैं, वो उतने मूर्ख नहीं है वो लोग। टेलीविजन वालों को ऐसा लगता है कि गांव तक बात नहीं पहुंचती है। गांव में जाइए, बात फेल्स लाइक वाइल्ड फायर बिकॉज इट बेनिफिट्स देम। तो हमारे जो परसेप्शन है शहरों में बैठ के बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स को देख के, जहां मोदी के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखता, वो एक माहौल बना पड़ा है, मोदी मोदी मोदी, झूठ झूठ झूठ। दूसरा माहौल है गांव में, उनकी पीड़ा, उनको कुछ होप, एस्पिरेशंस। उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत परेशान हो गए ये सरकार में, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये झगड़ा नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम से, हमें ये झगड़ा नहीं चाहिए गांव गांव में, हमें शांति चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें दाम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। ये सरकार नहीं दे सकती। पब्लिक डिस्कोर्स की क्वालिटी पर बहुत बात हो रही है कि कितनी गिरावट आ गई है, और आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया है मोदी जी ने जो राजीव गांधी के बारे में बोला। लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी है कि अपोजिशन भी, कांग्रेस भी उसी तरह की बदजुबानी में इंडल्ज कर रही है। देखिए, आपके कंपेटिटर पे कुछ बोलना वो अलग बात है, और मरे हुए, शहीद हुए, लव्ड, केपेबल, यंग प्राइम मिनिस्टर हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, उनके पर बोलना वो अलग बात है। तो आपको यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। लोग ये नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं ना सोचे बिना। आप मुझे क्रिटिसाइज करिए, वो अलग बात है, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन राजीव गांधी पे ऐसा बोलना, इतना हल्का बोलना, हमें तो शर्म आती है, क्योंकि हम हैं गुजरात से। गुजरात है महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि। वो जन्मभूमि में जो जन्मा और देश का प्रधानमंत्री, वो ऐसा बोलते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। So I was wondering why would he say so, because he is very careful in what to say. हो सकता है कि उनको मालूम है कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन उनकी कंस्टिट्यूएंसी में ये बिकता है। नहीं, ऐसा है कि वो घबरा गए हैं, वो डेस्परेट हैं, वो जानते हैं वो हार रहे हैं। उनको बताया गया है कि आपकी बाजी आगे नहीं चलेगी। वो थोड़ा भी सोचते और कंफर्टेबल होते तो ऐसा कभी नहीं बोलते। नो पर्सन हु इज मेंटली स्टेबल at that moment in time would ever say a thing like that for former prime minister who is already martyr. चलिए, आपने थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करें। आपने खुद ही कहा कि उनको लगता है कि वो पता लग गया है कि वो हार रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो हम ये भी नहीं सुनते कि आप लोग जीत रहे हैं। आप लोग सिर्फ ये कहते हैं, मैं कह रहा हूं आपको, एक सेकेंड, आप लोग सिर्फ ये कहते हैं कि बस मोदी जी को हराना है, हराना है, हराना है। लेकिन आप लोगों के नेताओं से हम कभी बात करते हैं तो वो नंबर देते नहीं, देते हैं तो हाँ कहते हैं, हाँ 100 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ऐसे थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। हम तो कह रहा हूं कि हम जीत रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। आप देखिए, आपको मई 23, 24 से बात करेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और उसका पीएम कौन होगा? देखेंगे। पीएम हमारी तरफ से, इफ यू आस्क सैम पिट्रोडा, इट विल बी राजीव गांधी, राहुल गांधी। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं मई 6 को, 17 दिन बचे हैं। बिल्कुल बचे हैं। तो उसमें आप लोगों में, अपोजिशन नेताओं में
जब ये दिख जाता है, सेंस बन जाता है कि शायद हम लोगों को मौका मिलेगा, तो लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि बीजेपी के यहाँ अगर दे फॉल शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी, तब उनके पोटेंशियल एलाइज करंट एनडीए के अलावा उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो किस किस से क्या क्या बातें कर चुके होंगे, हमें भी पता है, टेलिंग हो चुकी होंगी, हमें भी पता है। आपके हम ये सुनते हैं कि रिजल्ट के बाद बात करेंगे। सच नहीं है वो डिटेल बताइए। वो डिटेल तो आज नहीं बता सकते, वो डिटेल बताएंगे बाद में। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बात हो रही है, ये आपका क्लेम भी हो सकता है। देखिए, आई वांट टू नो मैं यही कह रहा हूं कि पूरे देश को पता है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती जी, जगन, नवीन बाबू, फिर आंध्रा, चंद्राबाबू नायडू आर द पीपल who need to be spoken to at this stage. सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, देश को पता है, स्कूल वाले बच्चों को भी पता है। Okay? उसमें तो कोई दिमाग का काम है नहीं। और सबसे बातें शुरू हो गई है थोड़ी बहुत। किसी ने बहुत कहा, किसी ने कम कहा, किसी ने सोचा आज कहेंगे, किसी ने कहा कल कहेंगे। मैं आपके से एग्री करता हूं कि सबसे बातें हो रही हैं, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं एक क्लेम करूंगा, और वो मेरा ये है कि इसमें शायद सबसे बात हुई है एक्सेप्ट मायावती। हो सकता है, आप शायद राइट है, हमें पता नहीं, लेकिन हम हमारी तरफ से कहते हैं कि हम जानते हैं उनका इम्पोर्टेंस, हम जानते हैं ये सब लोगों का इम्पोर्टेंस कितना है। ये सब लीडर्स हैं उनकी कम्युनिटीज के, वी ऑल रिस्पेक्ट देम, वी मे हैव लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस हियर एंड देयर, तो but we all have an idea of India which is similar. सबका idea of India is similar. So at that point in time, we know people will sacrifice. There will be proper negotiations. They will understand the need to give up something or take something. तो अगर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो लेड बाय कांग्रेस या लेड बाय नॉन कांग्रेस पीएम? देखिए वो क्या होता है आगे जाके। अभी it is too early. Right now we need to focus on winning as many seats as we can. Every seat matters. And what is your guess? हमारे पास तो क्रिस्टल बॉल है नहीं ऐसा। अभी चुनाव के 3 फेज बाकी हैं, आज 5वां फेज है, तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर डेज। बट आई वांट टू कीप हैमरिंग ऑन द फैक्ट दैट मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट डिलीवर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो पहले देना था मैं भूल गया, कि जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस वक्त एक प्रोजेक्ट बड़ा डिस्कस किया गया था, बोलते हैं गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। इतना ड्रम पिटा गया था उस वक्त, हर साल वाइब्रेंट गुजरात में उसकी चर्चा होती थी, बड़े बड़े स्लाइड शो दिखाए जाते थे, बड़ी बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की जाती थी, ब्रोशर, ये सब। क्या था, 300 एकड़ जमीन ली एयरपोर्ट के पास फार्मर से, जमीन को फ्लैट कर दी गई और वहाँ सबसे दुनिया का बड़ा फाइनेंस सिटी बनने जा रहा है। हर फाइनेंस कंपनी बड़ी बड़ी आएगी दुनिया से और इतना बड़ा सब सेंटर बन जाएगा कि वो बनेगा एशिया का फाइनेंस सेंटर। बहुत बोला, हर वक्त गए, 5,000 करोड़ का साइन हुआ MOU, 50,000 करोड़ का MOU साइन हुआ, सब गप। आज आप जाके देखिए, वहाँ खाली 2 बिल्डिंग्स हैं, पुअर किसानों की ज़मीन ले ली गई, खेत भी नहीं हो रहा है, ज़मीन फ्लैट हो गई, 2 बिल्डिंग में कोई है भी नहीं। उनके पार्टनर कौन थे? IL&FS, वो भी बैंकरप्ट हो गए। एक टेलीविज़न स्टेशन ने इसके बारे में बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बात करेंगे तो आपको मना कहेंगे सरकार। अब ये आप कह रहे हैं कि माहौल बना पड़ा है देश में। किसने बनाया ये माहौल? मीडिया ने बनाया। क्यों बनाया माहौल? क्योंकि दे आर फेवरिंग समथिंग। ये लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि इतना बड़ा मोदी का प्रोजेक्ट टोटल फेल हुआ? टोटल फेल हुआ, वो तो कहते हैं कि कुछ किराएदार हैं उसमें। आप जो कह रहे हैं कोई नहीं है, वो सही स्टेटमेंट है। नहीं, कोई यानी देखिए, इट इज रिलेटिव। 5 आदमी को तो मैं भी अंदर रख सकता हूं, मैं किराया दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप?
ये कोई डिस्कशन है? आपने कहा था ये, हम कह रहे हैं ये हुआ, बेबी ये हुआ, तो क्या कंपैरिजन? आपका कहना है कि बाय एंड लार्ज Total failure. फेल है। लेकिन उसकी बात क्यों नहीं होती टेलीविजन पे? तो टीवी पर बात नहीं होती है, ये आपका कहना सही है, लेकिन क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप अपनी बात सुनाने की कला कितनी जानते हैं ताकि लोग बाध्य हो जाएं उस बात को वहाँ तक पहुँचाने की? देखिए, लेट मी जस्ट कंप्लीट माई क्वेश्चन। इसमें मेरा एक ही पॉइंट है। Sure, sure. मैं आपको इस बात के लिए मेरा विदाउट गिविंग एनी, विदाउट कैरेक्टराइजिंग what happened about gift city project, this is something that should be scrutinized. You have just done your scrutiny, could be right, I don't know, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने इसको स्क्रूटनी में लेके रखा सामने। मेरा कंप्लेन आपसे ये है कि आपके पास अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो आज सैम पित्रोदा या कोई एक आध और आपके कॉलीग लोग बोल रहे होंगे, ये आपका टॉकिंग पॉइंट नंबर 2 हो सकता था रफाल के बाद की। देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, ये एक हार्ड एग्जांपल है। आप लोगों ने ये स्टोरी ठीक से बताई नहीं है। ये फेल्योर ऑफ नॉट आर्टिकुलेटिंग इज योर प्रॉब्लम। okay, good point, but let me tell you, we don't spend too much time in promoting ourselves. मनमोहन सिंह के टाइम में हमने नॉलेज कमीशन हेड किया, इनोवेशन काउंसिल हेड की, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कनेक्टिविटी टू पंचायत। आप कह सकते हैं कि आपने क्यों लोगों को नहीं बताया? आप कह सकते हैं आपने क्यों पब्लिक का पैसा खर्च नहीं किया पीआर मीडिया में? ओके, वी डोंट डू दैट, वी डू आवर वर्क, और वर्क स्पीक्स। नहीं, यहाँ तो राइवल, देखिए ये है ना सर, यहाँ राइवल को एक्सपोज करने की बात। ठीक है, मैं वो तो कह रहा हूं, लेकिन देखिए ये जो चीज है ना, दिस इज आवर वर्क, इट स्पीक्स, आई डोंट नीड टू स्पीक। Agreed. I am asking on Gift City. I understand. You have a good story to tell. I understand and I agree with you that we could have done a better job of taking gift story to public. I agree with you 100%. And we are to be blamed, and I agree with you that also. Oh, my idea was not to really make you No, but I'm telling you now the facts, right? The facts are facts. Okay, तो एक इशू और हम देखते हैं कि जब बार बार ये मोदी मीडिया मार्केटिंग मीडिया पर प्रेशर आप लोगों की तरफ से कि नहीं हम तो थोड़ा पैसा भी नहीं है और करते भी हैं तो मीडिया कवर नहीं करता, ये सारी बातें बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। चूँकि आप ओरिजिनल टेक जार हैं, इसलिए मैं अपने डिस्कशन के लास्ट में ही आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग सुनते हैं कि मोदी जी डेटा ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, अपोजिशन थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कर रहा है तो सोशल मीडिया ट्विटर कुछ एक्टिविटी कर रहा है। मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप लोगों के यहाँ शायद मैं सुनता हूँ कि इस वक्त आप लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोदी जी के तौर तरीक़ों में वो डिसीजन जो हैं वो अपने इंस्टिंक्ट से लेते हैं, उसके ऊपर डेटा के ऊपर उसको ओवरले करते हैं, फिर अपने फैसले करते हैं। आपके यहाँ शायद पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट कहीं पीछे आ गया हो और डेटा के आधार पर आप लोग फैसले ले रहे हों, तो हो सकता है आप एक नए ट्रैप में हो इस वक्त और आप सोच रहे हो कि आप मोदी जी को मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, वी बिल्ड द प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल इंडिया। We understand that much better than anybody understands, believe me. Modi can hire a group of people. Modi can pay more money to Facebook and Google and Twitter for ads and all. He can put together a team of 50 software experts. I buy that. That doesn't mean Modi knows about data. Don't confuse that. Modi has no clue. Can't even draw a diagram of how microprocessor works. But he gets people who know it. That's what I'm saying. So once you have money, you can do that. If you are in control, you have lots of money, you can hire the best in the world. And he's using it to his advantage. True. Only way he is using it to his advantage is by lying, not by giving facts. You people think lying is a piece of art. Okay? I believe lying is a shame. I will never lie to prove my point. No way in my life. And even if by mistake I lied, and I can tell you on national television, Sam Pitroda has never lied in his life. There is no need to lie. I pay my tax. I am honest. I have no need to lie. I don't cheat. I have a wife I've been married to for 54 years. I don't have any need to lie, bhai. Okay? Even if I lied by mistake, I won't be able to sleep that night. So I give him credit that with all the lies he says,
He can sleep comfortably. I admire that skill. I don't have that skill. Last questions in terms of delivering a perfect strategy. Was it a good idea to contest in UP and become a vote spoiler rather than supporting SP, BSP directly? And now Rahul and Priyanka both are doing some course correction by hinting that we are cutting into BJP's vote and not SP, BSP's vote. Now they have realized, but is it not too late? No, देखिए, we had discussions with all potential allies, whether it is Kejriwal or in UP. Okay. We are a larger party. We are a national party. So naturally, people want more from us. When we go negotiating, they want to extract more and more from us. I can tell you, in one case, we had gone to negotiate for a state, everything is right. Immediately the leader says, but I want it this state, that state, that state. Because they can take advantage. And through us, they want to build a national party. And negotiations fall apart. So what happens is they wind up saying my way or highway. If it is a fair negotiations, we can't be stupid. We understand the issues. We also want to work together. But it has to be fair. When it is unfair, it falls apart. If every person we negotiate has the ambition to become Prime Minister, things fall apart. So you are hoping that things will change soon after 23rd and same set of people will be in a room and... I am confident that all of the opposition leaders today will come together because they are all sensible people. They all know the atrocities of Modi government. They all know the damage done to this country. They all know that we have not created jobs. Economy is in bad shape. Democracy has been hijacked. Freedom is curbed. They will come together. They will compromise. They will sacrifice. Some people will have to sacrifice. And I have great confidence in their ability to rise above petty politics and work together. And I look forward to that. एक्सीलेंट सर, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया, अपनी बातें सामने रखी और आपको आपका जो अगला प्लान है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you for the opportunity. थैंक यू।